जर्नी। खासतौर जो मेरी नज़र है या जो मेरी रिसर्च है वो मुसलमान दुनिया के अंदर ही है। राइट, कि जो मुसलमान दुनिया में बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिस पे हम डिसएडवांटेज में हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो या चाहे वो वायलेंस हो, और मुसलमानों के अंदर जो जिसको हम रेजिलियंस कहेंगे, हम ज़्यादा रेजिलियंट कैसे बन सकते हैं या क्यों हैं हम रेजिलियंट। तो ये है मेरे टॉपिक्स या इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च जिनको हम कहेंगे। कश्मीर लाइव आज की मुलाकात सीजन 6 के शुमारे में आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज के शुमारे में हमारे साथ शामिल हुए हैं जाने माने रिसर्चर यकीन सिकंदर, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ एक वेलनेस कंसल्टेंट है एंड एक एम्पावरिंग कोच भी है। ये साइकोलॉजी के रिगार्डिंग 35 से भी ज्यादा मुल्कों में ट्रैवल कर चुके हैं एंड एक शानदार स्टोरी टेलर है। तो आज की इस मुलाकात में हम इनसे तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा इनका अब तक का सफर। यकीन आपका शुमार में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया इस दावत के लिए, एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। सबसे पहले तो यकीन साहब, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। आप कश्मीर में कहाँ से हैं और कश्मीर से तुर्की तक का सफर कैसे पूरा हुआ। मैं कश्मीर में श्रीनगर से हूँ। बस छुस खान यारस मस पलोमुत बड़ोमुत एंड फ्रॉम द डाउन टाउन। हम्म। और उसके बाद मेरी स्कूलिंग वहाँ हुई है 12th तक। और 12th के बाद जो जर्नी थी वो उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पहले से था ह्यूमन नेचर में। राइट। और इस वजह से मुझे बैचलर्स के लिए एडमिशन मिला इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में। ये 2010 की बात है। सो 2009 आई पास माई 12th, और 2010 में जब मलेशिया में मेरा एडमिशन हुआ तो मैं वहाँ चला गया और वहाँ पे मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री करी 2015 तक। हम्म। और वहाँ पे हमारे कुछ टर्किश कम्युनिटी थी, एक टर्किश स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, कुछ प्रोफेसर्स भी टर्की से थे जिनसे मैं पर्सनली बहुत इम्प्रेस था। right? तो 2015 में जब मेरी डिग्री खत्म हुई मैं कश्मीर वापस आया। कुछ प्रोग्राम्स वगैरह जो मैं करता रहता हूँ वो मैंने 1 साल तक करे। और 2016 में मुझे स्कॉलरशिप मिली जो तुर्की बुर्सली स्कॉलरशिप है, तो उसमें मुझे मास्टर्स प्रोग्राम की स्कॉलरशिप जब मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। आई कुडंट इवन बिलीव इट कि ऐसा हो रहा है। सो 2016 के एंड में मैं तुर्की आया। तो मैंने यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज सीखी जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है। अब तो 7-8 साल हो चुके हैं, अब तो लैंग्वेज उससे ज़्यादा बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मास्टर्स करी, फिर जॉब करा, फिर पीएचडी स्टार्ट करा, फिर रिसर्चर बना। और यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्सिटी क्लिनिक है वहाँ पे भी हमारा जो है थेरेपी जो है वो इट जस्ट कंटिन्यूस जी। तो ये है मेरी जर्नी इन ब्रीफ, कश्मीर से लेके कुआलालंपुर के बाद इस्तांबुल तक की। ओके। So, can you tell us कि what is the story behind your journey into psychology and spirituality and जो ये साइकोथेरेपी, या मैं कहूँ जो आपको जो साइकोथेरेपिस्ट है बनने के लिए किस चीज ने मुतासिर किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से ही, बचपन से ही, मेरा नेचर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। राइट। आई लव डिस्कवरिंग थिंग्स। है ना, कोई भी चीज़ हो, कैसी भी चीज़ हो, मुझे इस चीज़ से बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चीज़ें कैसे काम करते हैं। राइट। तो साइकोथेरेपी की एक जर्नी ऐसी है जो इंसानों से रिलेटेड है, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे जो है वो ह्यूमन नेचर के अंदर है। राइट। सो आई लव बीइंग विद पीपल। ठीक है। तो साइकोथेरेपी की वजह से जो मेरी जर्नी है, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो सकती है। तो मैं इंसान की जर्नी और अपने पर्पस के बारे में जानना चाहता था पहले से। और ये जर्नी मलेशिया से पहले भी स्टार्ट हुई क्योंकि मैंने अपनी पहली किताब जो है वो 2007 में पब्लिश करी थी इंडिया के अंदर, जिसका नाम है द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ। मैं तब 16 साल का था, 10th की हमारी हॉलीडेज थी। तो ये चीज़ मुझे हमेशा जहन में रहती थी, एट द बैक ऑफ द माइंड, कि अगर हम इस दुनिया में हैं हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। राइट। तो मुझे जानना था और ज़्यादा ह्यूमन नेचर के बारे में। राइट। और मुझे जानना था कि इस चीज़ का जवाब कौन दे सकता है, और स्पिरिचुअलिटी से बेहतरीन, या हमारे दीन इस्लाम की मुसलमान हूँ मैं, और मुझे लगा कि हमारे जो दीन का पर्सपेक्टिव है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ से जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है वो स्टार्ट हुई, और स्पिरिचुअलिटी समझने के लिए इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो उसके लिए मलेशिया गया। और मलेशिया में जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वो इंटीग्रेटेड होती है इन द सेंस कि मेरा मेजर है साइकोलॉजी में, लेकिन जो मेरा माइनर है वो इस्लामिक थियोलॉजी में है। मीनिंग टू से दैट वहाँ पे कुछ क्लासिक स्कॉलर्स भी थे जिनसे कुछ इस्लामिक टेक्स्ट जिनके साथ एक साथ पढ़े।
इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज लिए जो उसूल होते हैं या फंडामेंटल जो रिलीजन के हैं या फिक के हैं उसके कुछ कोर्सेज। तो उसके बाद थोड़ी बहुत और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आई ह्यूमन नेचर के बारे में। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी की जर्नी थी, या उसके बाद मास्टर्स की रिसर्च की जर्नी हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ साथ, या अल्लाह के करम से, जिन लोगों से मैं मिला या जिन दोस्तों से मिला या जिन टीचर्स से मैं मिला, उनसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। उनके साथ भी अच्छी यादें गुजरी और अभी भी हैं। सिकंदर साहब, बातचीत बनी रहेगी, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। तो यकीन आपने कई मुल्कों में ट्रैवल किया है। यू हैव ट्रैवल टू मोर देन 35 कंट्रीज, वेदर दैट बी मलेशिया, जर्मनी और टर्की। तो ये जो एक ग्लोबल एक्सपोजर रहा है, जी। क्या इस चीज से आपके काम पर या जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है उस पर कोई इन्फ्लुएंस पड़ा है? मुझे लगता है जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, देखिए, बचपन से हमारे घर पे एक ऐसा माहौल था, मेरे और दो बड़े भाई भी हैं, घर पे भी ऐसा माहौल था कि पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना हमारे लिए हमेशा ज़रूरी था। हम्म। राइट। इट वाज एन एनवायरनमेंट इन विच स्टडी इज़ वैल्यूड। हमारे वालिद साहब या जो हमारी मदर है, वो कभी ऐसा नहीं कहती थी कि आप इंजीनियर बनोगे फिर बहुत पैसा कमाओगे फिर सोसाइटी क्या कहेगी, ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं थी। लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में, ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट था। राइट। मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते हैं अभी भी कि स्कोप किसी सब्जेक्ट का नहीं होता, क्योंकि एक में बड़ी बात है। राइट। अच्छा, डॉक्टर बनना स्कोप कि इंजीनियर बनना स्कोप, वो हमेशा कहा करते थे स्कोप शसा काबिलियतस। राइट। अगर आप काबिल बनोगे, आप किसी भी चीज़ में फिर एक्सेल करो। जो काबिल लॉयर हो, काबिल साइकोलॉजिस्ट हो, काबिल टीचर हो, वो हम्म। ज़रूरी ऐसा होगा कि वो कामयाब होंगे। राइट। सो जब आप इस माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं, जो मेरे अराउंड या कश्मीर में उस तरह ये बहुत मकबूल चीज़ नहीं थी। क्योंकि मुझे याद है जब मैं साइकोलॉजी पढ़ने गया था, लोग ऐसा कहते थे कि यार फॉरेन कौन जाता है पैसा दे के साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, लाइक तुमने इंजीनियरिंग क्यों नहीं पढ़ी या कुछ और क्यों नहीं पढ़ा। प्लस आई वाज अ स्टूडेंट जिसके मार्क्स अच्छे थे। सो वो ट्रेडिशनल जो माइंडसेट था वो नहीं था। लेकिन ट्रैवलिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। राइट। एक आलिम कहते हैं कि दुनिया जो है किताब है, जिसने एक ही जगह जो रहा उसने सिर्फ एक सहीफा या एक पेज उसका पढ़ा है। लेकिन अगर आपको उस किताब के और पन्ने पढ़ने हैं और जो उसमें पेजेस है उनको पढ़ना है, उसके लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। तो एक चीज़ जो ट्रैवलिंग से बहुत क्लियर हुई कि जो ह्यूमन नेचर है, इंसान, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। एक स्पेक्ट्रम है। राइट। हाँ, कल्चरल, हमारे कल्चर्स हम अलग हो सकते हैं हमारे। राइट। हमारी लैंग्वेज अलग हो सकती है। जैसे मैं टर्की में रहता हूँ, टर्की और कश्मीरी कल्चर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, मतलब हद से ज्यादा। सिर्फ अगर आप ये लैंग्वेज इनकी जानो तो, एक बार अगर आपको जब टर्किश लैंग्वेज समझ आ जाती है तो आपको कल्चरल कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगी। इट्स जस्ट कि उनकी कल्चरल यहाँ पे जो कंडीशंस है वो अलग है, कश्मीरियों की कुछ अलग है। तो एक चीज मुझे ट्रैवल करने के बाद ये समझ आया कि इंसान जिस जगह पे पला बड़ा होता है उसके साथ तो इंसान का ताल्लुक होता ही है, लेकिन उसकी वजह से उसके क्या असरात होते हैं इंसान के ऊपर, साइकोलॉजी में ये चीज भी बहुत जरूरी है। तो जितना मैंने ट्रैवल किया, जितने भी मुल्कों में गया, एक चीज मुझे ये समझ आई कि इंसानों में अभी भी बहुत ज्यादा खैर और बहुत ज्यादा अच्छाई है। आप कहीं पे भी जाएं। और जितना हमें न्यूज़ मिलती है ना, जैसे
सोशल मीडिया से या बाकी जगहों से, वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती कि जो आम इंसान है वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं। और ख़ास तौर पे मैं जब भी किसी जगह जाता हूँ, मैं कभी एज अ टूरिस्ट नहीं जाता कि मैं टूर करूंगा, बाकी मैं एज अ ट्रैवलर जाता हूँ। लाइक जैसे लोकल्स वहाँ पे जीते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कहाँ पे खाते हैं, मैं उन एक्सपीरियंसेस में खुद को इमर्स करता हूँ। और उससे मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी वो चीज़ें सीखी। अभी भी किताबें बहुत पढ़नी पड़ती है, रिसर्चर हूँ, मोहब्बत भी है बहुत पढ़ाई लिखाई के साथ। लेकिन ट्रैवल करने से जितनी मैंने चीज़ें प्रैक्टिकली सीखी है दुनिया के बारे में या अपने बारे में, और अल्टीमेटली एक चीज़ है कि जब इंसान बहुत दुनिया देखता है ना, इंसान में एक किस्म की वो नरमी, ह्यूमिलिटी आ जाती है कि इंसान देखता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, बड़ी कितनी बड़ी दुनिया अल्लाह ने बनाई है। सही बात। और इन और जो हम काम करते हैं, फॉर एग्जांपल, हमें लगता है कि ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं, मैं बाकी अपने टीचर्स को देखता हूँ कि उनका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर इंसान खुद को जब देखता है, आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। और जो हमारे अक्सर टीचर हैं, क्योंकि वो ओल्डर जनरेशन से, उनमें से किसी का सोशल मीडिया नहीं है, राइट, दे आर नॉट एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया। अगर आप ढूंढ के भी जाके देखोगे, वो वहाँ नहीं है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है। फिर इंसान को ये चीज़ मुझे समझ आई कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैं भी यूज़ करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको सही इंसानों को ढूंढना है, अरबी में कहते हैं लिकुल्ल फनिर रिजाल, यानी हर एक फील्ड के अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके लिए उनके पास जाना पड़ता है और सीखना पड़ता है, rather देन आप उनको सोशल मीडिया पे कहीं ढूंढ के उनके पास चले जाओगे। सो मुझे लगता है ओवरऑल ये एक बहुत ही एक खूबसूरत जर्नी रही है, ट्रैवलिंग की, सीखने की, कभी सीखने के लिए जाना, कभी कॉन्फ्रेंसेस के लिए, कभी ट्रेनिंग्स देने के लिए, या कभी बस ट्रैवल करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो सीखे। लेकिन इब्न बतूता एक बहुत बड़े मुसलमान ट्रैवलर गुजर चुके हैं। इब्न बतूता की एक बहुत अच्छी कहावत है कि ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको घर हजारों जगहों पे मिल जाता है। ट्रैवलिंग गिव्स यू होम इन 1,000 places, येट लीव्स यू अ स्ट्रेंजर इन योर ओन लैंड। लेकिन फिर जो आपकी अपनी जहाँ से आप होते हो, इट लीव्स यू स्ट्रेंजर, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपने जो चीज़ें सीखी होती है, चाहे वो लोगों का उठना बैठना हो, उनका खाना पीना हो, राइट, उसको घर आके वापस सबको समझाना कि आपकी लाइफ कैसी गुजरी। तो बिल्कुल। वो एक कभी कभार चैलेंज हो सकता है। सो या आई आई लव इट। सिकंदर साहब, जो एक सोसाइटी का स्टिग्मा है अराउंड मेंटल हेल्थ, कि मैंने यूजुअली कश्मीर में अगर हम बात करें तो लोगों को अक्सर ये कहते हुए देखा है कि मैं क्यों थेरेपी के लिए जाऊं, मैं क्यों साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कंसल्ट करूं, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो ऐसे काइंड ऑफ वो एक स्टिग्मा, एक स्टीरियोटाइप बन गया है लोगों के जहन। तो डू यू थिंक इट हैज इवॉल्व्ड एंड डू यू थिंक मच मोर कैन बी डन टू रिड्यूस? राइट। मुझे लगता है जब मैं साइकोलॉजी पढ़ने गया, जब मैंने स्टार्ट अपनी जर्नी करी 2010 में, तब लोगों को पता भी नहीं था कि साइकोलॉजी में लोग पढ़ते क्या है। लेकिन अगर आज का रुझान हम देखें, 15 years डाउन द लाइन, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऐसे बच्चे जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं। और लोगों में भी आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया की वजह से एवोल्यूशन आया है। लेकिन जो हमारे स्टिग्मास है वो बहुत ज़्यादा कल्चरल भी है, ठीक है। तो स्टिग्मास के जो है, इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट कि स्टिग्मा है क्यों। इसके कुछ कल्चरल रीजंस हैं, इसके कुछ रीजन सिस्टमिक है। सिस्टमिक मतलब जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, या जो पर्सनल जो डिलीवर करते हैं मेंटल हेल्थ टूल्स को, उसके साथ रिलेटेड है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है, दो चीजें। एक चीज, हमें ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स उसी शख्स को हो सकती हैं जिसके ईमान में कोई कमजोरी हो। ये एक कॉमन स्टीरियोटाइप है, जिसका ईमान अच्छा होगा उसको क्यों कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एज इफ ईमान की वजह से इंसान को इम्यूनिटी मिल जाती है। दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। और दूसरी चीज यहाँ पे जो है, वो ये चीज है कि हमें ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ कंडीशन सिर्फ हमारे जहन में होती है। हम्म। हमारा जहन हमें कहता है हम ठीक नहीं है, इट जस्ट एग्जिस्ट इन आवर हेड। जबकि अगर हम दोनों चीजों को देखें, कोई भी किसी मुसलमान का अगर ईमान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके रिलीजियस टाइप्स भी होते हैं, राइट। जैसे रिलीजियस टाइप ऑफ ओसीडी है, स्क्रप्लोसिटी जिसे कहते हैं। इसी तरह से जब हमें लगता है कि इट्स ऑल इन योर हेड, आपके जहन में ये चीज है, हकीकत में नहीं है। जबकि अगर हम देखें लिटरेचर को, रिसर्च को देखें, जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं उनकी बायोलॉजिकल बेसिस होती है। मीनिंग टू से दैट, बायोलॉजिकल बेसिस मींस, अगर हम कहते हैं कि किसी इंसान को डायबिटीज है, कि इंसुलिन जो है वो ज्यादा बना नहीं पाते जितनी बॉडी को जरूरत है, या कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम है टीएसएच की, थायराइड, यू नो, Stimulating हार्मोन है ना, hormone. उसकी हम्म। कमी।
तो जब वो हॉर्मोन्स की कमी की वजह से इंसान की बॉडी में चेंजेस आने लगती है, राइट? तो इसी तरह से जब हम मेंटल हेल्थ कंडीशंस की बात करते हैं, हमारे जो जहन में न्यूरोट्रांसमीटर्स की अगर बात करें, सेरोटोनिन हो, वो डोपामीन हो, अगर उनकी लेवल्स भी चेंज होती है, उससे भी हमें जो मेंटल हेल्थ है उस पर असर पड़ सकता है। तो ये सिर्फ हमारे जहन में नहीं है ये चीज, और इस वजह से हमें लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, राइट? जैसे हम कहते हैं कि ये टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा, हम्म, जबकि रियलिटी ये है कि जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस जब अनट्रीटेड होती हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी हो, वो बढ़ती हैं टाइम के साथ साथ, वो क्यूमुलेटिव होती है। हम्म, जैसे अगर मैं एक दो रात नहीं सोया, ऐसा होता है ना इंसान, वो निंदर का सब, जी राइट? जी। फिर आप एक रात सोते हैं अच्छी तरह से एंड यू फील, हाँ, आई एम रिलैक्स्ड। हम्म, ऐसा नहीं है कि आप एक रात नहीं सोए 8 घंटे, दूसरी रात आप 16 घंटे सोओगे, बिकॉज स्लीप इज नॉट क्यूमुलेटिव। आप एक बार सो गए, ठीक हो गए। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर क्यूमुलेटिव। उसका मतलब ये है कि ये चीज टाइम के साथ साथ वर्स होती जाती है। इसी वजह से डिग्रीज जो है बहुत सारी, अब जिन मुल्कों में हम देखें, फॉर एग्जांपल यूके में खास तौर पे, और अमेरिका में भी है, वहां पे डिग्रीज सेपरेटली दी जाती हैं अर्ली इंटरवेंशन में, कि जब कोई इंसान जितना जल्दी किसी चीज में, मेंटल हेल्थ कंडीशन में इंटरवेंशन करे और उसकी ट्रीटमेंट करे, प्रोग्नोसिस यानी वो डिजीज कैसे प्रोग्रेस होगी, वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें, जैसे हम हमारे बच्चों में ऑटिज्म हो, हम्म, एडीएचडी का जो स्पेक्ट्रम है, वो चीजें हो, या बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं जो हमारे यहाँ स्क्रीन नहीं होती, राइट? सही बाकी बात। कंट्रीज में, अगर मैं टर्की की एग्जांपल लो, यूरोप की एग्जांपल लो, स्कूल रेडीनेस का एक प्रोग्राम होता है स्कूल जाने से पहले। बच्चों को बैटरी ऑफ टेस्ट से बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिससे हमें ये चीज पता चलती है कि किसी इंटरवेंशन की जरूरत तो नहीं है, राइट? दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स। तो इस वजह से जो स्टिग्मा है वो कैसे दूर होगा? हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें ये चीज बतानी है कि मेंटल हेल्थ और हमारा दीन दो अलग अलग चीजें नहीं है, नहीं ये है। दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें सबसे ज्यादा ये है, क्योंकि मैं मुसलमान दुनिया में ही रिसर्च करता हूं, अगर हम टर्की को ले एज एन एग्जांपल, यहाँ पे एक स्टेट है इस्तांबुल से ज्यादा दूर नहीं है, यूरोपियन बॉर्डर्स के साथ, एदरना। एदरना में ऑटोमन्स के टाइम से एक मेंटल हॉस्पिटल था, आज वो म्यूजियम है, उस जमाने में था, राइट? अब्बासिड्स की अगर हम बात करें, बिफोर द मंगोल इन्वेजन ऑफ 1258, तो उनके पास जो था बीमारिस्तान जिसे कहते थे, राइट? दे हैड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर मेंटल हेल्थ। ये ऐसी चीज नहीं है जो हमने वेस्ट से इंपोर्ट करके हमारे अंदर लाई। मुसलमानों में ये, जब यूरोप को डार्क एजेस कहा जाता था, राइट, इट वाज अ मिलेनियर, राइट? तो उस टाइम पे, रेनेसांस से पहले की अगर हम बात करें, मुसलमानों ने ये चीजें ऑलरेडी, हमारे स्कॉलर्स ने लिखी थी कि जो मेंटल हेल्थ है उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारी जिंदगी में अगर हम उसको ट्रीट ना करें। इसी वजह से इब्न सीना हो, इमाम राजी हो, इमाम गजाली हो, अल बल्की हो, उन सब मुसलमान स्कॉलर्स ने एक्सटेंसिवली लिखा है इस चीज के बारे में कि जो जहन है उसका क्या असर हमारे जिस्म पे होता है, और हमारे जिस्म का क्या असर हमारे जहन के ऊपर होता है। तो जिसको हम तज़कियतुन नफ्स कहते हैं सूफीज्म में, उसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप है मेंटल हेल्थ के साथ। तो वो जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसके बारे में लिखा है। सो स्टिग्मा, उसको रिमूव करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चीज के बारे में बात करना जरूरी है, आई बिलीव। Okay, so Sikandar Sahab, during therapy, you have to maintain some balance. You have to set some boundaries with the person who is in the session, and आपको कई चीजें maintain रखनी पड़ती हैं. And my question is, how do you know kind of set that boundary, and how do you consider those things? राइट। आई थिंक द बाउंड्रीज और जो एथिकल गाइडलाइंस है फॉर थेरेपिस्ट, दे आर एक्चुअली वेरी मच क्लियर, राइट? तो सबसे जो पहला, लाइक विच इज नोन एज द होली ग्रेल व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, इज नॉन मेलेफिसेंस, जिसका मतलब ये है कि डू नो हार्म टू द क्लाइंट। किसी भी चीज की वजह से जिससे क्लाइंट को या आपके पेशेंट को किसी भी किस्म का हार्म हो, चाहे वो फिजिकल, सोशल, इमोशनल, किसी भी किस्म का हार्म हो, आप वो नहीं करोगे। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, थेरेपी जो है वो पेशेंट या क्लाइंट सेंटर्ड होती है, वो आपके ऊपर फोकस नहीं करती। इट डजेंट मैटर कि मेरे वैल्यूज क्या है, मैं क्या बिलीव करता हूं, या मैं किसी चीज का क्या सॉल्यूशन बिलीव करता हूं। थेरेपी का आइडिया ये नहीं है, थेरेपिस्ट आर नॉट प्रॉब्लम सॉल्वर्स इन दैट सेंस, या हम लोगों को आइडियाज नहीं देते आपको लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए। लेकिन थेरेपिस्ट वैसे क्वेश्चंस पूछेगा जो आपकी जिंदगी में रेलेवेंट हो, जिससे आप अपने सॉल्यूशंस खुद ढूंढ सकते हो। क्योंकि थेरेपी में डिपेंडेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, थेरेपी में एम्पावरमेंट क्रिएट होनी चाहिए। तो इसी वजह से
थेरेपी में अक्सर हमारे मैं स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ कहता हूँ कि थेरेपी एक इंटीमेट रिलेशनशिप होती है बट विद स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल बाउंड्रीज। यहाँ पे इंटीमेट का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें लोग आपके साथ शेयर करेंगे जिन्होंने वो किसी और के साथ शेयर ना करी हो, उनकी फैमिली के साथ भी नहीं, लेकिन आप ये चीज़ जानते हो, राइट? तो इस वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करना, राइट, सबसे बड़ा जो एथिकल वैल्यू हमारा है। और कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करना क्या होता है? फॉर एग्जांपल कश्मीर छोटी सी जगह है, ऐसा अक्सर होता है जो आपके क्लाइंट्स होंगे आप उनको कहीं ना कहीं पे देखोगे। तो पहला जो कॉन्फिडेंशियलिटी का रूल है कि यू डोंट ग्रीट पीपल। अगर मैं अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे देखूं या कहीं पे देखूं, या कुछ हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे पास थेरेपी में आते हैं, राइट, मैं अगर कहीं पे उनको देखूं, मैं, या हो सकता है मैं किसी के साथ हूं, अब उन्होंने कहा सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम मेरे साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वाइफ मेरे साथ है, वो कहेंगे कि ये कौन थे, कहूंगा नहीं पता, हो सकता है किसी की शक्ल मुझसे मिलती हो, राइट? किस लिए? क्योंकि उस इंसान की जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एथिक्स में आती हैं। तो इसी तरह से सबसे बड़ी चीज जो होती है एथिकल थेरेपिस्ट के लिए, वो होता है सुपरविजन, ठीक है? तो हजारों घंटे का सुपरविजन होता है, जिसके बाद जो आपके थेरेपी सेशंस होते हैं, हमारे तो क्लिनिक में रिकॉर्ड भी होते हैं सेशंस, फिर आप वो, आपको सेशन सेमेस्टर्स के बाद या जितनी रिक्वायरमेंट होती है आप उन वीडियोस को प्ले करते हो, फिर आपके जो सुपरवाइजर्स हैं वो देखते हैं कि आपने कैसा काम किया है। सो देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस। तो सुपरविजन के बाद, उन एथिक्स को सीखने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपको पता होता है कि वेयर डू यू ड्रॉ दोज लाइन। और ये जो कंडीशंस है ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये नॉन नेगोशिएबल है एज थेरेपिस्ट्स। तो इंसान जो है वो उस बाउंड्री से का तजावुज नहीं कर सकता, यू वुडंट गो अबव दैट। तो हमेशा द आइडिया इज कीपिंग द केयर ऑफ द क्लाइंट इन माइंड कि उनको कौन सी चीज हेल्प कर सकती है, राइट? बिकॉज थेरेपी इज नॉट अबाउट मी एंड माई वैल्यूज, ये उस इंसान है जो उस कुर्सी पे या काउच पे जो है वो अगले तरफ से जो बैठा हुआ। तो आई होप दैट आंसर्स इट अबाउट द बाउंड्रीज। Another question raises over here. So कभी ऐसा हुआ है या ऐसा होता है कि the patient over there, crosses that boundary or tries to, because a person over there, kind of shares their confidentiality with you. So does Right. this quite happen with the therapist? Basically, when there's privacy, or you say the professional life is invaded. um, अक्सर ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट समथिंग दैट कॉमनली हैपन्स। मैं ऐसा नहीं कहूँगा ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आपके क्लाइंट होंगे वो आपको ये चीज़ कह सकते हैं कि अब हमें वो जो उनको जो बाउंड्री है इट लुक्स थिनिंग, क्योंकि उनको लगता है कि देखिए जो आपके पास थेरेपी में लोग आएंगे, ये हमेशा हमें याद रखना है कि दे आर वल्नरेबल पीपल, है Mhm. ना? उनमें वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी होती है या मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं। तो बिकॉज उनको आपसे हेल्प मिलती है, ऐसा हो सकता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफरेंस, ऐसा हो सकता है कि वो आपके ऊपर अपने वैल्यूज प्रोजेक्ट करे कि उनकी जिंदगी में फॉर एग्जांपल अगर अटेंशन या प्यार या ऐसी चीजों की कमी है वो आप पे वो कमी है, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सही बात। लेकिन आपका काम ये है कि उसको रीडायरेक्ट करना थेरेपी में एक चीज है। लेकिन अगर क्लाइंट ऐसा कहता है कि मुझे लगता है रिलेशनशिप पर्सनल हो रही है, तो आपको डायरेक्ट करना पड़ता है एथिकली उनको किसी और के ऊपर। आप उनको कहोगे कि अब जो है, अब मैं आपका जो है आई कैनॉट टेक केयर ऑफ यू, यू कैनॉट बी इन माई केयर एज अ पेशेंट, तो मैं आपको किसी और कलीग है मेरे जो इसी टॉपिक्स पे काम करते हैं या जो आपकी स्पेशलिटी होगी बेस्ड ऑन दैट, सो यू नीड टू रेफर दैट एज एन एथिकल प्रोसीजर। जी। Okay, Sikandar sir, we'll move to our rapid fire round. So I'll ओके। start with the question. Who do you choose, Sigmund Freud or Carl Jung? सिगमंड फ्रॉइड ऑलवेज। Okay. Second question, your favorite book on mental health? That's a long list, but I would say books of Dostoevsky are always the best. Notes from Underground, for example. Amazing. Okay, It's not directly related to mental health, but then if you're a therapist, you do have to read all his writings. great. So do therapists need therapy? Oh, absolutely. All the time. That's what we call supervision in fancy words. Yes. Okay. And it's unethical not to be in therapy for a long time if you're a therapist yourself, क्योंकि ये ऐसा काम है जिससे burnout बहुत जल्दी होता है. So yes, it's important. So one myth about mental health you would love to debunk. That mental health is just in the mind, but mental health has biological basis. Last question, what is the most rewarding part of being a psychotherapist? Seeing people doing better in their lives, that's the most rewarding part of being a therapist. थैंक यू सो मच सिकंदर साहब। सिकंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शुमारे का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच वंस अगेन।
बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग।